नमस्कार जोहार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, इसमें हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है जो बच्चे सोचते हैं कि हम साइंस में पास कैसे होंगे, और उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है जो बच्चे काफ़ी अच्छा अंक हासिल करने की इच्छा रखते हैं। तो दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस स्थिति में अब जो टाइम आया है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा पूरी बुक से फिर हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उन सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि आप इसमें इतने क्वेश्चन आप अगर तैयार करके रख के जाते हो तो निश्चित है इसी में से आपको सारे क्वेश्चन मैच करने ही वाले हैं। लगभग 90% चांस है कि ये सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, इन्हीं में से कुछ ना कुछ रहेगा, और इनकी मदद से आप लॉन्ग आंसर को भी कर पाएंगे, उनको लिखने में मदद भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक लाइन के साथ में। कहते हैं ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, और अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, और रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। बिल्कुल आपको समय पर विश्वास करना होगा, अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, तभी हम आगे कुछ हासिल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला जो आप देख रहे हो बच्चे, कि नेत्र की समंजन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। इतना कहता है तो नेत्र की समंजन क्षमता वो होती है जिसके माध्यम से जो कोई स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो नेत्र होता है वो दूर या फिर नज़दीक की जो वस्तुएं होती है अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा करके यानी एडजस्ट करके आसानी से उन चीज़ों को देख सकता है। तो इसी को स्पष्ट रूप में देखना है, लिखना है कि देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं अथवा निकट स्थित वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप में देख सकता है, स्पष्ट रूप में देख सकता है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, जैसे किसी स्वस्थ मनुष्य के नेत्र द्वारा दूर अथवा निकट स्थित वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से देखने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा गया, इसमें सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं बच्चे। देखिए, धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO की बात करता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO, राइट। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये दोनों आपके उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके आपका वाटर और सॉल्ट का निर्माण करते हैं। तो यही आपका उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। नीला होता है, ऐसा क्यों। तो देखिए आंसर में लिखेंगे, वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं। वे दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा नीले रंग की तरंगदैर्घ्य के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। देखिए, जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है उसकी अपेक्षा नीले रंग की जो नीले रंग की तरंग के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिस कारण साफ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जो विजिबल लाइट होती है उसकी तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा जो ब्लू कलर की लाइट होती है उसकी तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होती है, राइट, जिस कारण से वो जो है आपका कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो जिस कारण से प्रकीर्णन जो है वो ज़्यादा होता है। ध्यान देना, अगर वेवलेंथ कम होगी तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, राइट। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है न्यू, राइट। तो इस तरह से आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। उत्कृष्ट गैसों को हम लोग इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो देखिए, उत्कृष्ट गैस की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई, और यह अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, यानी ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। इसलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना, यानी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके बाद में जब ये आई तो उसकी छेड़छाड़ किए बिना ही एक अलग समूह में इसीलिए रखा गया ताकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेंडलीव की आवर्त की सारणी में।
क्वेश्चन 5, मानव वृषण का कार्य क्या है? कोई दो कार्य लिखिए। तो ये 2 मार्क्स के, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के ही है। तो देखिए वृषण का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। अब यहाँ पे जो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, चूंकि टेस्टिस जो पाई जाती हैं वो आपकी मेल में पाई जाती हैं, तो इसलिए मेल में टेस्टिस पाई जाती हैं, तो हम वहाँ से याद रख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें मिलता है, वो मेल का होता है, और एस्ट्रोजन जो है आपका फीमेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नदी पर बांध बनाने से क्या लाभ है? कोई 2 लाभ लिखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं। सिंचाई के लिए सहजता से जल उपलब्ध हो जाता है, पहला लाभ है। दूसरा है कि पन बिजली का उत्पादन यानी पानी से बनने वाली बिजली का उत्पादन होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों जितना क्वेश्चन पूछता है ध्यान रखना उतना ही सटीक आंसर आपको लिखना है, उससे न ज़्यादा न कम आपको आंसर नहीं लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर को किस तरह से राइट करना है यहाँ शुद्ध तरीके से आपको लिखा भी है, और इन क्वेश्चंस के आंसर को आप पॉज कर करके वीडियो को रोक करके आप जो है अपनी कॉपी में नोट भी करते रहिएगा और साथ साथ इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, प्राकृतिक संसाधन क्या है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रकृति में उपलब्ध पदार्थ या संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन और विकास के लिए करता है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल हो गया, वायु, मिट्टी, फसल, पेड़ पौधे, खनिज, ऊर्जा संसाधन, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए रुधिर यानी खून, ब्लड जिसको कहते हैं, उसके कोई 2 काम लिखना है। तो ब्लड का पहला मेन काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकंड इज श्वसन के समय बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना, और उसके बाद फिर वो बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन को कैरी करना और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो है फेफड़ों में लेकर के आना। तो आपने पढ़ा होगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन घुला रहता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें से ऑक्सीजन छन करके सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचा रहता है, उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। यानी शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध वाले में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो फेफड़े में आकर के फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा संचालित करती हैं कौन? धातुएं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ऐसा क्यों? तो देखिए धातुएं विद्युत धारा संचालित करती हैं क्योंकि धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं? याद रख लेना, बगल में लिख भी सकते हो। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो धातुओं को विद्युत धारा संचालित करने की अनुमति देते हैं। इस तरह से बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन 10, घरेलू परिपथों में सभी उपकरण को समांतर क्रम में उपयोग क्यों किया जाता है? ये याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरेलू जो सर्किट होती हैं, सर्किट को परिपथ कहते हैं, उसमें जितने भी उपकरण रहते हैं, यंत्र भी बोलते हैं उपकरण को, समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ध्यान देना, समांतर क्रम आपको क्लास में बताए हैं हम। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, ठीक है। तो सामान्यतः समांतर क्रम में ही घरों के जो उपकरण होते हैं वो उनको हम समांतर क्रम संयोजन में ही जोड़ते हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या लाभ है? तो सबसे पहला देखिए, साधारण घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, इन सब को समांतर क्रम में ही संयोजित किया जाता है। समांतर क्रम में विभिन्न उपकरणों के साथ साथ अलग अलग स्विच लगा देते हैं। इस व्यवस्था से कुल प्रतिरोध जो होता है, आपको पता है कि जब हम सीक्वेंस में रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो उनका टोटल जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो रेजिस्टेंस ओवरऑल जो है घट जाता है, जिससे क्या हो जाती है यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब विभिन्न उपकरण के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अब आपको खास बात बता दें, यहाँ पे आप इसको पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हो कि समांतर क्रम में जब आप लगाते हो तो हर एक परिपथ को जो है जितनी विद्युत धारा देनी चाहिए उतनी विद्युत धारा मिल जाती है। दूसरी बात कि अगर किसी परिपथ में कोई उपकरण खराब हो जाता है तो उसी उपकरण की उस उपकरण में जाने वाली लाइट जो है सिर्फ बंद होती है, यानी कि बाधित होती है। पूरे सर्किट की, पूरे घर की लाइन बाधित नहीं होती है। तो ये 2 खास कारण आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये अच्छे इसका यूज था।
अब अगला क्वेश्चन है, देखिए विरंजक चूर्ण, ध्यान देना यहाँ से एक क्वेश्चन जैसा बनने का बिल्कुल चांस है। इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो देखिए विरंजक चूर्ण जो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, विरंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, CaCl2 इसका नाम है। तो विरंजन मतलब होता है कि कलर डिस्कलर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए कह रहा है रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में, और दूसरा पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसके दो यूज यहाँ लिखे हुए हैं, तो ध्यान देना। यहाँ पर देखिए विरंजक चूर्ण मैंने लिखा हुआ है कि जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। मैं कुछ लिस्ट लिया हूँ, इसको आप जो है इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, इसको याद रखिएगा। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है विरंजन के लिए, यानी कि डिस्कलर करने के लिए, कलर को हटाने के लिए। दूसरा उद्योगों में उपचायक के रूप में। तीसरा जल को जीवाणु से मुक्त करने में। तीन यहाँ पे उपयोग लिखे हैं, उनमें से कोई दो महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तीनों में से तीनों ही महत्वपूर्ण है, कोई दो लिख सकते हैं। अब यहाँ साधारण नमक, जिसको हम खाने वाला नमक भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड डियर, और उसका फार्मूला होता है NaCl। इसका यूज हम सामान्यतः भोजन में करते हैं सबसे अच्छा। शुष्क बुझा चूना, ध्यान दीजिए, इसको बुझा चूना या शुष्क बुझा चूना भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। इसको याद रखिएगा, इन फॉर्मूलों को, रासायनिक नामों को, रासायनिक सूत्रों को, और सामान्य नाम और इनका यूज। तो इसका यूज कहाँ होता है? सफेदी करने के लिए। तो क्वेश्चन भी पूछता है सफेदी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो शुष्क बुझा चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल भी क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव। बेकिंग सोडा लिखा हो, बेकिंग का मतलब होता है खाने वाला सोडा भी इसको कहा जाता है, इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अथवा इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। फॉर्मूला बच्चों याद रखना NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? चूंकि ये खाने वाला सोडा है, बेकिंग का मतलब ही होता है खाने में यूज करने के लिए, तो भोजन बनाने में पेट की अम्लता, जो एसिडिटी होती है, जैसे गैस्ट्रिक वगैरह बन गई है, तो हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये क्षारीय किस्म का होता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का काम करते हैं, यानी उदासीन समीकरण बना देते हैं, जिसमें एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर बन जाता है। इस वजह से हमारे जो पेट की अम्लता है वो दूर हो जाती है। अब तीसरा जो है अग्निशामक के रूप में, यानी अग्नि बुझाने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। अब अगला है धावन सोडा, इसे कहते हैं, या धोने वाला या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और फार्मूला होता है बच्चों Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग होता है कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में, घरों में साफ सफाई के लिए, और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो इनको जरूर लिस्ट आउट कर लीजिएगा, मैंने इस लिस्ट को आपके सामने इसीलिए रखा हुआ है। बच्चों वीडियो लंबा होगा, लेकिन अब पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको समय देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो वीडियो को 1-2 मिनट देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, और पूरा देखिएगा तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल डार्क रेड कलर का क्यों दिखाई पड़ता है? रक्ताभ, राइट? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के समय, प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, तो लाइट जब फैलती है उसके फैलाव के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्ताभ यानी गाढ़े लाल रंग का, खून के, रक्ताभ का मतलब रक्त जैसा लाल, उसके कलर का प्रतीत होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरता है, जिससे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले रंग का अत्यधिक प्रकीर्णन होता है। मैंने आपको बताया था जिसकी वेवलेंथ जो है कम रहेगी उसका प्रकीर्णन यानी फैलाव उसका ज्यादा होता है, राइट? ऊपर में भी आपने देखा था, इसी कारण से आकाश नीला भी दिखाई पड़ता है। अधिक तरंगदैर्ध्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तरंगदैर्ध्य ज्यादा रहेगी तो फैलाव कम होगा, जिससे आंख तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है हमें रक्ताभ अर्थात खून जैसा लाल रंग का प्रतीत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, निश्चित है, फिक्स लिख लीजिए, ये चाहे 3 नंबर में दे दे या 2 नंबर में दे दे, आपको इमेज बनाने के लिए दे देगा। किसका? जैसे यहाँ दिया है, अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, ठीक है? कब? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये आपको इमेज बनी हुई है, ये आपका एक अवतल दर्पण है,
जिसमें ये सेंटर है, इस सेंटर पर फोकस पे ये वस्तु रखी हुई है और इमेज इस तरह से ड्रॉ है, आप इसको देख करके बना लीजिएगा। इमेज कहाँ बनती है, सॉरी वस्तु रखी हुई है सी पे, तो इमेज कहाँ पर बनता है, इमेज जो है देखिए फोकस इस तरह से यहाँ पे सी पर ही बनता है। और कितनी साइज का, इमेज का साइज बराबर ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों की साइजें बराबर होती हैं, राइट, और विपरीत होती हैं, एक प्रकार से उल्टा इमेज बनता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए लोहे की कील का रंग लोहे के ऊपर कॉपर जमा होने के कारण भूरा हो जाता है, ठीक है। तो क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोहे की कील का रंग जो उसके ऊपर कॉपर जमा हो जाता है, जिस कारण से उसका कलर भूरा हो जाता है। लोहे की कील है यानी आयरन है, और कॉपर सल्फेट CuSO4 बोलते हैं। सल्फर का नाम गंधक भी है। तो कॉपर सल्फेट, तो यहाँ से जब इसको Fe के साथ में करते हैं तो ये जो है क्या कर देता है, लोहे के ऊपर में ये जाकर के इसके साथ में रिएक्ट करता है और लोहे के ऊपर कॉपर जम जाता है, जिस कारण से कॉपर का कलर ब्राउनिश होता है, इस वजह से वो भूरा भूरा दिखता है। देखिए Fe और CuSO4 रिएक्ट किया तो FeSO4 और Cu जो है आपका अलग हो जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। FeSO4 ये विलेन के साथ में, और Cu जो कॉपर है वो अलग से ऊपर आ जाता है और जम जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर आपका ब्राउन हो जाता है। तो ये पूछता है, क्वेश्चन भी पूछता है कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, किसका, लोहे की कील का, तो वो उसका कलर कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, ब्राउन कलर। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको और भी तैयार करना है। 15 नंबर क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, कुछ देर पहले मैंने बताया था एसिडिटी वाला वहां पर, राइट। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वही है कि अम्ल और क्षारक के बीच, जब अम्ल और दूसरा क्षारक, एक अम्ल एक क्षार को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो कहते हैं अभिक्रिया, कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं, एक उदाहरण आपको देना है, ठीक है। कारण पूछ रहा है कि इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उससे लवण और जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, राइट। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पे NaOH है, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बना देता है NaCl जिसको सॉल्ट कहते हैं, और H2O आपका पानी बन जाता है। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन 16 है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। जैसे आपका अर्थ है ये क्यों नहीं टिमटिमाता तारों की तरह, राइट, ये चीज पूछ रहा है। तो कह रहा है कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक हैं तथा ग्रह का आकार भी तारों से काफी बड़ा दिखाई देता है, राइट। अतः वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण ग्रहों की आभासी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, जिस कारण से ग्रह नहीं टिमटिमाते। एक्चुअल में स्टार जो है ग्रहों से काफी बड़े होते हैं, कई सारे स्टार्स हैं जो ग्रहों से बड़े होते हैं बच्चों, लेकिन चूंकि जो चीजें हमारे नजदीक ज्यादा रहेंगी वो हमको ज्यादा बड़ी नजर आती हैं। तो चूंकि ग्रह हमारे नजदीक हैं तारों की अपेक्षा, इसलिए ग्रह हमको तारों से अधिक बड़े नजर आते हैं, और इसलिए जब जो है वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वहां पर ग्रहों की जो आभासी स्थिति है उसमें चेंज नहीं होता है, जिस कारण से जो तारे हैं, जो ग्रह हैं वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। और तारे दूर होने के चलते बड़े बेशक हैं लेकिन अत्यंत छोटे दिखते हैं, और उनकी आभासी स्थिति में परिवर्तन होता है जब अपवर्तन की घटना घटती है, जिस कारण से वे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, ऊपर में ही बताया कि इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसके दो उपयोग लिखिए, देखिए आ गया है, बेकिंग पाउडर बनाने में और डबल रोटी बनाने में। डबल रोटी यानी भोजन वाली, खाने वाली चीज जो आपने देखा होगा मार्केट में। क्वेश्चन 18 नंबर का, 4 ओम और 16 ओम प्रतिरोध, देखिए R1 की वैल्यू दी हुई है 4 ओम और R2 की वैल्यू दी हुई है आपकी 16 ओम। कह रहा है इनको समांतर क्रम में जब जोड़ दिया जाता है तो ये तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से 1/R इक्वल टू 1/4 और प्लस का 1/8 बन जाएगा। एलसीएम 8 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, R इक्वल टू 8/3 ओम हो जाएगा। इसको दशमलव में जब बदलिएगा 3 दूनी 6 और दशमलव 3 छक 18 66 ओम, तो 2.66 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट।
तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताइए, क्यों ऐसा होता है। तो ध्यान देना, सोना और चांदी, सोना जो गोल्ड है इसको AU से लिखा जाता है और चांदी को AG से, राइट, सिल्वर। अब यहाँ पे इसको औरम बोलते हैं और सिल्वर इसको AG को सिल्वर। अब देखिए सोना और चांदी ये जो दोनों हैं ये मेटल्स हैं, धातुएं हैं। ये अत्यधिक आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय का मतलब वो प्रॉपर्टी धातुओं की जिनको पीट करके हम एक पतली शीट चद्दर के रूप में बदल देते हैं, तथा तन्य, तन्य वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम जो है किसी धातु को एक पतले तार के रूप में बदल देते हैं या खींच करके एक पतले तार के रूप में बना लेते हैं। इसी तन्यता, देखिए इसकी तन्यता मतलब सोने और चांदी की जो तन्यता होती है वो इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण से पतली से पतली तार खींची जा सकती है। शुद्ध सोना एवं चांदी काफी नरम भी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसमें उच्च चमक होती है, इसकी शाइनिंग भी ज्यादा होती है और अन्य धातुओं की अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे चूंकि ये आभूषण होते हैं तो इसको हम अपने बॉडी पर या हाथ में, रिंग में या कान में, नाक में, इन सब चीजों की जगहों पर, पैर में ये पहने जाते हैं। तो हमारी स्किन के साथ में ये कम अभिक्रियाशील होने के कारण हमारी स्किन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते, जिस कारण से ये हमारी बॉडी की स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इन सभी कारणों से सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दोनों ही लागू होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण I बराबर कोण R, राइट। तो ये आपका होता है, आपने देखा होगा इस तरह से आपका बनता है फिगर। ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किन परिस्थितियों में पौधों में समुचित परिवहन तंत्र की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए पादपों की जड़ें मृदा से जल तथा घुले लवणों का अवशोषण करती है। अवशोषण का मतलब सोखने से यानी कि खींचने से है, जिसकी आवश्यकता पादप को, पादप का मतलब क्या होता है, पौधे, पादप का मतलब होता है पौधे, याद रखना बच्चों इन सब चीजों को। पौधों को मृदा से ऊपर वाले हिस्सों को होती है, अतः इन पदार्थों को जड़ से तना व पत्तियां तथा पुष्पों तक परिवहन आवश्यक होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, पादपों की जड़ें जो होती हैं वो मृदा से जल तथा घुले लवणों का अवशोषण करती हैं, उनको खींचती हैं, जिसकी आवश्यकता पादप यानी पौधे को मृदा से ऊपर वाले हिस्सों को होती है। मृदा के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा, मृदा के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, जड़ होता है, और मृदा के ऊपर वाला तना और फूल पत्ती इन सब चीजों को होती है। तो इसलिए इन सब चीजों को क्या होती है, तना, पत्तियां और पुष्पों को परिवहन की आवश्यकता होती है। अगर नहीं जाएगा तो पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी और फिर जो पौधा है वो मुरझा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए पोषी स्तर क्या है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आहार श्रृंखला, ये भी देखिए एक का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर को नामांकित कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर में आता है एक्चुअली। देखिए किसी भी आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन होता है, जो आपको प्रोड्यूसर, राइट, जो बना रहा है। जैसे जो शाकाहारी चीजें हो, जैसे पौधे जो होते हैं सबसे अच्छे प्रोड्यूसर माने जाते हैं, राइट। तो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक से आहार या ऊर्जा उच्च मांसाहारी तक पहुंचने में कई चरणों से गुजरती है। फिर से समझना, किसी भी आहार श्रृंखला में, राइट, फूड चेन की बात कर रहा है मैं, उत्पादक जो जैसे हरे पौधे हो गए, उनसे ऊर्जा उच्च मांसाहारी तक पहुंचने में कई चरणों से गुजरती है। आहार या ऊर्जा के ये जो 2 चरण पोषी स्तर कहलाते हैं। आहार या ऊर्जा के ये 2 चरण पोषी स्तर कहलाते हैं। देखिए एक यहाँ पे आहार श्रृंखला दी गई है, जैसे घास है, घास क्या है आपका, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। घास को किसने खाया, हिरण ने खाया, और हिरण को किसने खाया, बाघ ने खाया। तो घास की एनर्जी किस में गई, हिरण में, और हिरण की कुछ एनर्जी फिर बाघ में गई। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, घास और हिरण के बीच में एक जो है, देखिए इस आहार श्रृंखला में घास पहला पोषी स्तर कहलाएगा। घास को हम लोग क्या कहेंगे, पहला पोषी स्तर, इसको ध्यान दे देना। और हिरण दूसरा पोषी स्तर कहलाएगा और बाघ तीसरा पोषी स्तर कहलाएगा। तो पोषी स्तर अलग होता है, ध्यान देना, पोषी स्तर, राइट। तो ये आपका घास जो है पहला पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर हिरण, और बाघ जो है आपका तीसरा पोषी स्तर हो गया।
एक चीज और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किस लेवल का ये होता है, तो ध्यान देना। तो हिरण जो है प्रथम लेवल का कहलाएगा, बाघ जो है आपका सेकंड लेवल का कहलाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है? कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अपमार्जकों को प्रकृति में सफाई एजेंट कहते हैं, अपमार्जक, राइट। तो क्या कहा जाता है? प्रकृति में सफाई एजेंट कहते हैं। अपमार्जकों का कार्य जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण यह पदार्थ पर होता है, राइट। अपमार्जकों का कार्य जैव निम्नीकरण और ये जो है पदार्थ पर होता है। यह उन पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, राइट। तो जैव निम्नीकरण यानी कि निम्नीकरण का मतलब होता है उसको तोड़ना। तो जो जीवित चीजें हैं उनको जो है एक अलग चीजों में, एक मतलब छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, जैसे किसी चीज का सड़ना, विघटित होना, राइट। तो वो है जैसे कोई डेड बॉडी है वो किस तरह से डिकम्पोज हो रही है, ठीक है। तो उसमें पारितंत्र इकोसिस्टम में जैसे कोई भी चीज जब भी डेड होती है तो उसको उसका टूट करके फिर से पर्यावरण में घुल जाना ही जो है इस प्रोसेस में अपमार्जक ही जो काम कर रहे होते हैं। तो वही कह रहा है अपमार्जकों का कार्य जो है जैव निम्नीकरण होता है और यह पदार्थ पर होता है। कहाँ होता है? ये पदार्थ पर होता है, जिस चीज को ये डिकम्पोज कर रहे होते हैं पारितंत्र में, इकोसिस्टम में। तो देखिए क्या कह रहा है कि यह उन पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। जब वस्तु का को प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहा है और फोकस एफ की बात कर रहा है। ध्यान देना, जब भी लेंस आता है तो इसमें दो फोकस होते हैं, एक कहा जाता है F1 और दूसरा आपका F2, राइट। और उसके बाद F1 2F1 F2 2F2 भी होता है। तो F1 क्या होती है? एक्चुअल फोकल डिस्टेंस होती है और उसके बाद फोकल डिस्टेंस F की दोगुनी होती है, जो कि आपका सेंटर पे रहता है, यहाँ पे यहीं पे सेंटर रहेगा। तो ये सेंटर है, वक्रता केंद्र है। अब कह रहा है कि वस्तु जो है, यानी कि ये कह रहा है कि आपका 2F1 और F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तब की बात कर रहा है। तो ये आपका फिगर यहाँ सामने बना हुआ है, इस फिगर को देख करके आप बना लीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक जो है आपको स्केच करने के लिए, एक ड्राइंग करने के लिए आपको जरूर आएगा, एक किरण आरेख जो है बनाने के लिए निश्चित आएगा, इसलिए इस पर भी अभ्यास जरूर रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है? इसके कोई दो उपयोग बताएं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 1 नंबर इस पे मिलेगा और 2 यूजेस पे 1-1 नंबर मिलेगा। देखिए जिप्सम जो होता है उसको 373 डिग्री या फिर 100 डिग्री तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जैसे ही हम जिप्सम को 373 डिग्री तक गर्म करते हैं या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, 373 डिग्री केल्विन, 373 ये केल्विन होगा, इसी को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, राइट। तो अब जो है कह रहा है कि इसको गर्म करने से, किसे? जिप्सम को जब हम 100 डिग्री तक गर्म कर देते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये फॉर्मूला है, ये आपका CaSO4 × 2H2O, ये क्या है? आपका जिप्सम का फॉर्मूला है, याद रख लेना। जिप्सम का भी फॉर्मूला कई बार पूछ लेता है। इसको गर्म किया गया है, क्या किया गया है? गर्म किया गया है, कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो बन गया CaSO4 × ½ H2O, ये है आपका क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब यूज लिखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपने देखा होगा जब आपका हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाता है तो जो चिकित्सक लोग होते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर बांधते हैं वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। तो उसी को बोलते हैं चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में, और दूसरा मूर्तियों बनाने के लिए जो सांचे बनते हैं उसमें यूज होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चे 26। किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? लघु पथन को इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शब्दों पे जरूर गौर करिएगा, समझते रहिएगा, राइट। विद्युत परिपथ में जब गर्म तार ठंडा तार के संपर्क में, यानी कि आपने देखा होगा रेड वायर और ब्लैक वायर होते हैं, रेड वायर को गर्म तार कहते हैं और ब्लैक को आप ठंडा वायर कहते हैं। जब ये दोनों तार एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो क्या होता है? जिससे परिपथ का प्रतिरोध 0 हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो आपका करंट जो I होता है वो आपका बेहिसाब हो जाएगा। देखिए V = I ×
आर हो जाता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। इस फॉर्मूले से देखिए ओम्स लॉ में, तो आई इक्वल टू वी अपॉन, जब आर होगा, आर जीरो होगा तो आई किधर चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा, वी अपॉन जीरो यानी कि इन्फिनिटी। तो इस तरह से अनंत मतलब अचानक से आई यानी धारा का मान बेहिसाब बढ़ जाता है, राइट, जब दोनों एक ही लाइन में हो जाते हैं। तो अब होगा क्या इसमें, उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही हम लोग यहाँ पे लिख लेना बच्चे, लघुपथन। इसे ही हम लघुपथन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कोई दो अंतर लिखना है, राइट। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कोई दो अंतर लिखना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पूर्ण दहन की प्रक्रिया होती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपूर्ण दहन की प्रक्रिया होती है। दूसरा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणु एकल बॉन्ड के द्वारा यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कोई दो कार्बन परमाणु द्विबंध अथवा त्रिबंध से जुड़े होते हैं। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला किसी उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। कोई बिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए, 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या आर दी हुई है, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आर और कौन सा, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का मतलब है कि अब जो आपकी रेडियस है वो आपकी इस तरह से है, ये राइट, यहाँ पे इसकी रेडियस है, यहाँ पे ये सेंटर है सी, ये रेडियस आर है, ये 30 सेंटीमीटर है, राइट। इसका यहाँ कहीं पे फोकस होगा। अब यहाँ से इधर से लाइट आ रही है, इधर से इसने क्या कहा, 30 सेंटीमीटर, तो आर 30 है, तो इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आपने देखा होगा r/2 होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 30 यानी कि 15 सेंटीमीटर। लेकिन f क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव के साथ में लिया जाएगा, क्योंकि आपका ये उत्तल दर्पण है, तो ये राइट साइड में है, इसलिए ये पॉजिटिव लिया जाएगा। अब क्या कह रहा है, कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है जो वस्तु होती है, वस्तु है यहाँ पर इस तरह से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो ये वस्तु की दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर, यानी u का मान है आपका -20 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों 20 माइनस का लिया गया, क्योंकि ये बाईं तरफ स्थित है इसलिए। अब बिंब मतलब वस्तु होता है। अब देखिए, प्रतिबिंब कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो यानी प्रतिबिंब है कहाँ पे, तो v का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से हमको क्या पता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। तो यहाँ पे 1/15 बराबर 1/u यानी -20 और प्लस 1/v। तो 1/v बराबर यहाँ से 1/15 प्लस 1/20 बनेगा। एलसीएम ले लेना है बच्चे, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, इसका एलसीएम बन जाएगा 60। अब 15 चौके 60 और 20 तिया 60, 4 3 7/60 हो जाएगा। तो v इक्वल टू आ गया आपका 60/7 सेंटीमीटर। लगभग ये आपका 7 से भाग दे दीजिए, 7 7 56, 7 8 56, 7 9 63 दशमलव 56 4 40, 7 चौके 28, 40, 7 9 7 5 35, लगभग 8.5 सेंटीमीटर के आसपास आ गई। चूंकि v का मान आपका पॉजिटिव आया है, v का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज किधर बनेगी, दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ कितनी दूरी पर, 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब यहां से पूछ रहा है, इसका आवर्धन पूछ रहा है। आवर्धन ज्ञात करने के लिए m इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है। तो v का मान कितना आया हुआ है, 60/7। तो यहाँ पे -60/7 और बटे में क्या लगा देंगे, u का मान कितना है, -20 से 20 3 बार कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब चूंकि m का मान कितना आ गया, 3/7, जो कि 1 से कम है, अर्थात वस्तु कैसी बनेगी, वस्तु जो है, सॉरी वस्तु नहीं, प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज में क्या डिफरेंसेस है। वैसा ऊर्जा स्रोत जिसकी कभी खत्म होने की संभावना ना हो, कभी खत्म होने की संभावना हो या ज्यादा अधिक टिकाऊ स्रोत हो, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, राइट।
कभी खत्म नहीं होने की संभावना हो। और नवीकरणीय स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत, उसे नवीकरण, ये अनवीकरणीय यहाँ लिख लेना बच्चों, ये अनवीकरणीय स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत जिसकी खत्म होने की संभावना हो या वह अधिक टिकाऊ न हो, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं, आप लोग शुगर सुने होंगे, क्या है यह, क्यों होता है? तो मधुमेह एक प्रकार की बीमारी है जो मानव में जो मानव का जो हमारा ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से होती है। ग्लूकोज को ही हम लोग आमतौर पर चीनी समझते हैं, राइट। तो ये आपका इतना ही आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है 31, श्वसन कैसी रासायनिक अपक्रिया? तो आंसर है ऊष्माक्षेपी। अब कुछ ज्यादा छोटे आंसर आ रहे हैं। दिष्ट धारा यानी कि डीसी का एक स्रोत का नाम लिखना है, तो डायनमो आपने सुना होगा। डायनमो एक दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट का सोर्स है, राइट। अब आगे है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता था? आंसर है अवतल दर्पण। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आंसर है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, एकल जीव जिसका नाम है प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो आंसर है बहुविभाजन या बहुखंडन। अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी जंतु का नाम। उभयलिंगी का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों का सिस्टम रहे, उसे बोलते हैं उभयलिंगी। तो आंसर है केचुआ। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम भी कहते हैं। ऊर्जा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो सबसे अच्छा आंसर है सूर्य। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य यानी पीछे के दृश्य को देखने के रूप में क्यों करते हैं? आंसर है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे हम पीछे के दृश्यों को आसानी से देख पाते हैं बच्चे। इसी कारण हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, लेंस की क्षमता को परिभाषित करो और इसका मात्रक लिखिए। तो एक नंबर परिभाषा पे और एक मात्रक पे। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में होनी चाहिए। P = 1/f फॉर्मूला होता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इंग्लिश में D लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 43, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो ध्यान देना, क्योंकि छात्र नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है परंतु दूर की चीजों को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो जिस चीज को आसानी से देख सकता है वही वाला दोष होता है। अतः छात्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ध्यान देना, अगर नजदीक की चीज स्पष्ट दिख रही है तो आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, और अगर आपको दूर की चीज अच्छी दिख रही है, नजदीक की नहीं दिख रही, तो आप दूर दृष्टि से पीड़ित हैं। इसकी उपचार के लिए, निकट के लिए उपचार के लिए अवतल लेंस, उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाकर ठीक किया जाता है, और अगर दूर दृष्टि रहेगी तो उत्तल लेंस लगा के ठीक करते हैं। दिए गए चित्र में कौन सी अपक्रिया हो रही है? अपक्रिया का समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ये देखिए सनलाइट है, यहाँ से खिड़की से सनलाइट आ रही है, यहाँ एक तस्तरी रखी हुई है, यहाँ पर इसमें ये कुछ रखा हुआ है, राइट, और इस पर सूर्य पड़ रहा है। यहाँ पे ऊपर मैंने यहाँ देखिए रिएक्शन लिखा हुआ 2AgCl दे देता है 2Ag + Cl2, राइट। सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे, और यहाँ से सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? वियोजन अपक्रिया हो रही है। वियोजन अपक्रिया वो होती है जैसे ए कोई यौगिक है, वो दो अलग अलग बी और सी अलग अलग यौगिकों में या पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये अपक्रियाओं वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके वहां पे जाकर के ढूंढ के देख लीजिएगा बच्चे। अपक्रिया का संतुलित समीकरण क्या होगा? देखिए यहाँ पे जैसे ही AgCl लिखा हुआ है, ये 2AgCl लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2AgCl लिख देना है, और ये दे देगा 2Ag + Cl2। तो इस तरह से हमारा ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। दो तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण है। जिसका बाहरी कोश पूर्ण होता है उन्हें हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो इनर्ट गैसेस जो होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सब होती हैं। तो दो लिखना था, तो हीलियम और नियान, आर्गन यहाँ मैंने तीसरा लिख दिया है, आप कोई दो लिख सकते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा निरूपित किया जा सके उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन एक समजातीय श्रेणी है जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक आते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इसी तरीके से एल्केन एल्कीन भी होता है, एल्कीन है, एल्काइन है।
तो इनके भी सामान्य सूत्र बनते हैं, राइट। अब जैसे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, विखंडन जो है बहुखंडन से किस तरीके से भिन्न है यानी अलग है। देखिए, जब कोई जीव एक कोशिका से टूटकर दो कोशिका में विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार के विभाजन को हम विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में विखंडन होता है, परंतु जब किसी जीव की एक कोशिका कई संतति वाली कोशिकाओं में परिवर्तित होती है तो उसे हम बहुखंडन विभाजन कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, राइट। तो इस तरह से इनको भी याद रख लेना, कई बार पूछता है प्लाज्मोडियम में क्या होता है तो बहुखंडन प्रक्रिया होती है, अमीबा में क्या होता है विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या हैं। तो 5 प्रकार के आर, अब आप हिंदी में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अपचयन, पुनर्प्रयोग, अवशिष्ट, पुनर्नवीनीकरण और पुनः प्राप्ति। इंग्लिश में हो जाएगा रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज एंड रिसाइकल। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकल। फिर से पढ़ दे रहा हूं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकल। अगला क्वेश्चन, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r 20 है तो इसकी फोकस दूरी f क्या होती है, r/2 होती है, यानी कि 20/2 इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अपोहन किसे कहते हैं, अपोहन को इंग्लिश में बच्चों डायलिसिस कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से रक्त में उपस्थित अवशिष्ट उत्पादक, अवशिष्ट मतलब जो बेकार उत्पाद होते हैं और उनको अलग कर लिए जाते हैं, उसको हम अपोहन कहते हैं, राइट। इसी को इंग्लिश में डायलिसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। अभी ऊपर में ही था, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। इसी चीज को क्वेश्चन को दूसरे में बदल करके दे सकता है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर करने के लिए क्या उपयोग होता है, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। एल्केन का अभी ऊपर में ही था CnH2n+2। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है CnH2n बन जाता है और CnH2n-2, तो ये होता है एल्केन का, एल्केन, ये हो जाएगा एल्कीन, और ये है आपका एल्काइन, राइट। तो ये आपके ये क्या है, अभी ऊपर में ही दिया गया था, ये देखिए क्वेश्चन में समजातीय श्रेणियां हैं, राइट। एल्केन, एल्किल, एल्काइन, ये सब क्या बनाते हैं, समजातीय श्रेणियों के उदाहरण हैं। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसको करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों, तैयारी करते रहिए।